कमारी। शुक्रिया पूर्वानंद जी। मैं आप सभी का आभारी हूँ जो चंद्रशेखर मेमोरियल लेक्चर का आयोजन करते हैं कि आपने हमें आज यहाँ आमंत्रित किया बोलने के लिए। लेकिन इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे इस मौके पर अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण बहुत सरल है कि चंद्रशेखर हमारे बहुत अच्छे साथी और मित्र थे। सत्या, आपकी आवाज कम आ रही है। सत्या, आपको आवाज थोड़ी ये करना। अच्छा, देखिए यहाँ से तो हम ठीक है, आवाज ठीक है। नहीं, हम अच्छा, लोगों को आवाज अच्छी ठीक है, आवाज ठीक आ है, रही है, आवाज अच्छी आ रही है। ठीक है, आवाज ठीक है, आप बहुत जारी अच्छी रखें। है। हो सकता है कि मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो। आ रही आवाज आ रही है। सत्या शुरू करिए। हाँ हो रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आप सबके सामने आज बोलने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आज इस अवसर पर बहुत खुश हूँ, और वो इसलिए कि चंदू को हमारे बीच में आज होना चाहिए। आज हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ चारों तरफ डर का माहौल है। भय और चिंता को यदि हम एक उत्पादन का वस्तु मान लेते तो शायद हमारे देश की जीडीपी आज दुनिया में सबसे अधिक होती। इतना भय और डर का उत्पादन हो रहा है इस देश में। कोविड महामारी से हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए डर, आर्थिक संकट के कारण आय खोने का डर, लाखों लोगों के लिए जो पहले से नौकरी खो चुके हैं, अपने परिवारों को पालने का डर, पालने में सक्षम ना होने का डर, एक नस्लवादी और सांप्रदायिक सरकार के हमले का डर, अपनी पहचान के कारण अपमानित होने का डर, सच बोलने पर गिरफ्तार होने का डर, हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध का डर, और इन सब के बीच यह डर कि भारत का गणतंत्र कब तक चलेगा, इस गणतंत्र के बिखरने का डर भी आज है हमारे सामने। इस डर के माहौल में मैं समझता हूँ कि चंदू को हमारे बीच होना चाहिए था। उनकी हिम्मत, समझदारी और निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती थी। मैं उन्हें आज सिर्फ एक कॉमरेड के रूप में नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में याद करता हूँ। मुझे याद है कि आखिरी बार मैंने उनसे 1996 के अंत में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, जब मैं जेएनयू के कैंपस में गया था और हम दोनों एक ऑटो में कहीं जाने के लिए निकले, और रास्ते में उन्होंने बताया मुझे कि वो सिवान वापस जाना चाहते हैं और जाने का उन्होंने फैसला कर लिया। इस बात पे मैं एक छोटी सी एक टिप्पणी करूंगा कि मेरी समझ में उस समय उनसे बात करते हुए मुझे ये लगा कि वो खुद ये फैसला उन्होंने लिया, शायद पार्टी का उन पर कोई स्पष्ट रूप से ऐसे कोई आदेश नहीं था कि आप जाइए वहां पे। लेकिन इसी पर मैं दूसरी बात रखना चाहता हूँ कि जब उन्होंने ये कहा हमको कि मैं सिवान लौट रहा हूँ, तो मैंने तुरंत ऑटो रोका, उनको बाहर निकाला और उनको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं उस समय समझ सकता था कि चंदू, जो कि अत्यंत संवेदनशील होने के नाते, वो चाहते थे कि जिस वामपंथी पार्टी से वो जुड़े हुए थे, वो उसकी परंपराओं में घुलने की कोशिश कर रहे थे। और ये पार्टी थी बिहार की, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष में जुड़ी हुई, और ये शहर में एक इनका, जहाँ तक मेरी समझ है, ये शहर में ही पार्टी के साथ संपर्क में आए, उससे पहले दूसरी धारा से थे, और जेएनयू में छात्रों के बीच में आंदोलन के समय और पार्टी के मेंबर भी बन गए। लेकिन उस पार्टी की एक जो परंपरा थी, जो अन्य अलग अलग वामपंथी संगठनों की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, और उस पार्टी की परंपरा में ये एक बात थी, बहुत लंबे समय से मान्यता थी, कि शहर में रहना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। असली क्रांतिकारी संघर्ष गांव में होता है। और ऐसे और भी संगठन थे
और अभी भी हैं, ऐसे और भी संगठन हैं जो मानते हैं कि शहर और गांव को छोड़ के असली क्रांतिकारी जंगल में जाता है। शहरी जो क्रांतिकारी होता है वो क्रांतिकारी है ही नहीं। मैं देख सकता था कि चंदू को लगने लगा था कि वह बड़े शहर में नहीं रह सकता। वास्तव में उसे लग रहा था कि शहर में खाली चर्चा ही हो सकता है, असली कार्रवाई भारत के दूर दराज के हिस्सों में ही हो रही। मैं इस बात से परेशान था कि एक उच्च कोटि के बुद्धिजीवी और छात्र नेता ग्रामीण बिहार में जा रहे थे ताकि यह साबित हो सके कि वह वास्तव में एक क्रांतिकारी थे, जैसे कि केवल ग्रामीण बिहार था जिसको क्रांति की आवश्यकता थी और भारत के किसी अन्य हिस्से को नहीं, विशेषकर उसके शहरों को। उस समय भी देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में रहता था। आज तो बेशक भारत की लगभग आधी आबादी शहरों में रहती है, तब भी और आज भी मैं यह मानता हूँ कि शहरों में क्रांतिकारियों की उतनी ही जरूरत है जितना गांव में है, क्योंकि जहाँ आबादी होती है वहां पे क्रांतिकारियों की जरूरत होती है, या क्रांतिकारी काम या राजनीतिक काम की जरूरत होती है। क्रांति में आप विश्वास करें या ना करें, राजनीतिक जो संगठन का काम है और आंदोलन का काम है, जहाँ ज्यादा लोग हैं वहाँ ज्यादा रहने की जरूरत होती है। लेकिन ये एक अजीब किस्म का एक दबाव उन पर था, जो बाहर से दबाव उतना नहीं था जितना उनके अंदर से था, क्योंकि वो संवेदनशील थे। उनको लग रहा था कि मैं शहर में क्या कर रहा हूँ। और ये वामपंथी संगठनों में एक धारा है, और इसका मैं और विस्तृत रूप से आज का जो विषय है उसको लेके मैं और चर्चा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरह से शहर और गांव, शहर बनाम ग्राम गांव, ये किस्म की एक बाइनरी है कि शहर या गांव दोनों का तालमेल नहीं होता है। एक को दूसरे की बनस्पत ऊंचा या नीचा देखा जाता है कि गांव में काम करने वाला बेहतर कार्य करता है, ऐसे करके। लेकिन वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए रहने के कारण मुझे यह कहना पड़ रहा है कि भारतीय न सिर्फ वामपंथी संगठन बल्कि भारतीय राजनीति में यह प्रचलित हो गया है कि राजनीति का मकसद प्रशासनिक सत्ता हासिल कर लेना है, सरकारें बनाना, चुनाव में लड़ना, या इन सब का एक जो बिंब दिमाग में आता है वो जमीन पर कब्जा करना। और यह लोग भूल जाते हैं कि भौगोलिक स्थानों के अलावा और भी स्थान होते हैं समाज में, जिनको आप सांस्कृतिक, सामाजिक, वैचारिक स्थान कह सकते हैं, जिनके लिए भी हमें संघर्ष करने की जरूरत होती है। लेकिन एक राजनीति की धारणा ऐसी गहराई से हमारे समाज में बन गई है कि राजनीति करने का मतलब यह है कि सत्ता हासिल करने की कोशिश करना, और एक खास किस्म की सत्ता जो प्रशासनिक सत्ता कह सकते हैं। चंदू जी, सॉरी, चंदू की हत्या के एक महीने पहले चंदू ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उस समय थाईलैंड में था, थाईलैंड पत्रकार के रूप से काम कर रहा था 1992 से। अपने पत्र में चंदू ने अपने राजनीतिक काम के बारे में तो बताया, यह भी कहा कि वह सिवान के आसपास रहने वाले आबादी की विविधता, उनकी परंपराएं, उनके लोकगीत, उनकी भाषाएं, सभी पर वो कभी वक्त निकालकर शोध का काम करना चाहते थे। यह तो नहीं हो पाया उनकी हत्या के कारण, लेकिन मुझे यकीन है कि चंदू जरूर, यदि आज हमारे बीच होते, तो समाजशास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी जैसे विषय के एक बहुत अच्छे विद्वान होते, और कुछ नहीं तो एक महान लेखक के रूप में उभर सकते थे। भारतीय वाम आंदोलन के साथ एक और समस्या मुझे लगता है कि इनमें, हालांकि ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो वाम संगठनों के साथ बहुत सारे विद्वान, कलाकार और लेखक जुड़े रहे हैं, लेकिन पार्टी की भीतर की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें रचनात्मक सोच का वास्तव में बहुत स्वागत नहीं होता है। ऐसे बुद्धिजीवियों को जो रचनात्मक होते हैं उनको विघटनकारी
के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और सरलीकृत उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते हैं। बहुत बार उन्हें अनार्किस्ट के रूप में लेबल किया जाता है, और अनार्किस्ट हालांकि एक राजनीतिक धारा है अपने आप में, लेकिन हमारे वाम संगठनों में अनार्किस्ट किसी को कहना एक अपमानजनक अर्थ में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे पार्टी मशीनरी के यांत्रिक कामकाज में फिट नहीं होते। लेकिन राजनीति और अन्य हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में हम देखते हैं कि तमाम किस्म की इस तरह की बाइनरी काम करती है। क्रांतिकारी, गैर क्रांतिकारी, नरम, कठोर, सार्थक, अप्रासंगिक, उच्च, निम्न, ये इस तरह की बाइनरी कई सारी काम करती है। और आज मैं जो जिन बातों पे बोलने की कोशिश करूंगा, हालांकि हमारे चर्चा का विषय आज मेरा तन मेरा वतन कोरोना काल में प्रतिरोध है, लेकिन इसको और थोड़ी गहराई से समझने के लिए मैं कुछ और भी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इस तरह की बाइनरीज के होने का कारण कुछ भी हो सकता है। एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि दृष्टिकोण या धारणा में वास्तविक अंतर लोगों में होते हैं, और इस द्वंद्व के कारण या इस लोगों के मतभेद के कारण वो अपनी विचार, अलग अलग विचार एक ही बात पर रखते हैं, तो उसमें एक बाइनरी हो सकता है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पे मानव समाज के इतिहास को हम जब देखते हैं तो परखने पर हमें मालूम होता है कि कुछ ऐसे बाइनरी हैं जिनके इर्द गिर्द सारा मानव इतिहास मंडराता रहा है। और ये 3 बाइनरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इनको समझना, क्योंकि इनका आज भी प्रभाव हमारे राजनीति, हमारे जीवन के हर पहलू पर एक न किसी तरह है आज भी। और इनको समझने से हमारी और अन्य विषयों की समझ थोड़ी बेहतर हो सकती है। और ये 3 बाइनरी हैं, शुद्ध और अशुद्ध। क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है? मन और शरीर, भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 बाइनरीज हैं जो ऐतिहासिक तौर पे आपको अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरह से बहुत सारे मुद्दों पर इनका प्रभाव आपको नजर आएगा। ये सब मुझे लगता है कि ये सभी बाइनरीज जो हैं मेरे विचार में एक प्राचीन काल से चली आ रही हैं, और ये सत्ता के दौड़ के एक अंश रहे होंगे। जो पहले से ही बल और हिंसा के प्रयोग से सत्ता में थे, वो तय करते थे कि क्या सही और क्या गलत है। उन्होंने नियमों को निर्धारित किया जिनसे समाज, परिवार और यहाँ तक कि व्यक्ति को भी अपना जीवन उसी अनुसार चलाना पड़ता था। तो सत्ता में जो बल के प्रयोग से आ गए थे, उन्होंने इस तरह के बाइनरीज का बहुत फायदा उठाया, क्योंकि ये बाइनरीज सरलीकृत बाइनरीज होती हैं। वाकई में जीवन में ऐसे बाइनरीज पूर्ण रूप से नहीं होती। सबसे स्पष्ट उदाहरण इन बाइनरीज का इस्तेमाल करने का जो उदाहरण है इतिहास और दुनिया भर में जो हमको मिलता है, वो धार्मिक संस्थाओं से मिलता है, जो हर किसी के जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को तय किया करते थे, और आने वाले दिनों में क्या करेंगे इसी देश में, और आज शायद ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पे धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा एक प्रभाव रहा है नियम और कानून पर। पहले उन्होंने सत्ता में रहने वालों की से इस तरह के कानून बनाया, लेकिन फिर समय के साथ वे खुद सत्ता के केंद्र बन गए। यहूदी हो, या मुसलमान हो, या ईसाई हो, या हिंदू समाज में जैसे मंदिर के कानूनों जैसे पवित्र पुस्तकों ने सभी को ये बताया कि क्या उच्च है, क्या निम्न है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। इनका उद्देश्य हमेशा महान था, समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अच्छी नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की सुरक्षा के लिए, और खासकर महिलाओं और गुलामों को राह भटकने से बचाने के लिए। ये सब कानूनों की जरूरत इनको महसूस हुई।
और ये कानून बनाते थे उस समय से, और इनका पालन करने पर लोग मजबूर थे। प्राचीन काल से दार्शनिक या धार्मिक बहसों में एक और बाइनरी जो स्पष्ट नजर आती है, एक तो क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये एक बाइनरी बहुत स्पष्ट रूप से हमको नजर आता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बाइनरी नजर आता है वो है कि आध्यात्मिक बनाम भौतिक। आध्यात्मिकता को भौतिकता की तुलना में अधिक बड़े लक्ष्य के रूप में माना गया। दावा यह था कि जो लोग केवल भौतिक लाभ के लिए काम के लिए जीते हैं वह आध्यात्मिक में निकलने वालों से निम्न है। भारतीय संदर्भ में हमारे कई प्रमुख दार्शनिकों ने यहाँ तक दावा किया कि दुनिया एक भ्रम था और केवल गोविंद की सेवा ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। 9वीं सदी में शंकराचार्य की कविता है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। वो कहते हैं कि वो ये व्यक्त करते हैं कि जो सांसारिक मामलों में लग जाता है वो मूर्ख। और आज हम इसी फॉर्मूला को लागू होते हुए देखते हैं, जब भारत में कायम होते हुए देखते हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप जीडीपी की बातें मत कीजिएगा, सिर्फ भज नरेंद्रम करते रहिए। तो ये भज गोविंदम वाला जो धारा है वो आज भी हमारे बीच में है। और शुद्ध और विशुद्ध के भी अशुद्ध के बीच में जो द्वंद्व है या जो बाइनरी है, वो मैं वामपंथी संगठनों के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा एक बात, कि वहाँ पे भी शुद्धता और अशुद्धता की काफ़ी धारणाएं प्रचलित हैं। और इसी कारण से वामपंथी जो आंदोलन इस देश में करीब 80-90 साल से रही हैं, आज की तारीख मेरी समझ में या मेरी जानकारी में करीब 80-90 वामपंथी संगठन हैं इस देश में। हालांकि बहुत छोटी छोटी संगठन बहुत सारी हैं। मैं जहाँ तमिलनाडु में बैठा हूँ अभी, यहाँ सिर्फ तमिलनाडु में करीब 30 से ऊपर वामपंथी संगठन है। और इतने सारे संगठन होने का कारण ये है कि ये शुद्धता की तलाश में, जैसे इनमें एक मतभेद किसी भी मुद्दे पर उठता है तो वो दूसरे को वो अशुद्ध घोषित कर देते हैं। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये शुद्धता और अशुद्धता की जो धारणा है वो सिर्फ वामपंथी संगठनों में नहीं है, वो तमाम से वो दक्षिणपंथी संगठनों में भी है। लेकिन इस बाइनरी को हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दूसरी बाइनरी है जो हमारे ऐतिहासिक तौर पर सामने रही है। ये भौतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में एक समस्या जो स्पष्ट हमको समझ में आता है वो ये है कि इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया को छोड़ने का दावा किया या सलाह दिया, न जाने कैसे सारी सामूहिक संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं के हाथों में पहुंच गया। न सिर्फ जमीन बल्कि सोना चांदी और कंपनी के शेयर का अधिकांश नियंत्रण आज उन्हीं के हाथों में है जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के लिए सब कुछ त्याग दिया है। जितना ये त्याग की बात करते हैं उतना ज्यादा धन उनके पास इकट्ठा होता है, जबकि जो लोग अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत चाहते हैं, मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो इसमें ये बात एक विडंबना कही है कि जो धन को तुच्छ मानते हैं या भौतिक चीजों को तुच्छ मानते हैं या नीचा देखते हैं, वो आध्यात्मिकता की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन संपत्ति सबसे ज्यादा इनके पास है। तो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसपे मैं आपका ध्यान, हालांकि ये बहुत नई बात नहीं है, हमारे जितने स्वामी गुरुजी हैं वो सबसे धनी लोगों में से हो गए आज। और ये जो तीसरा बाइनरी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ और जो सदियों से चला रहा है वह है मन या आत्मा बनाम शरीर। मन को पवित्रता का आधार माना जाता है और शरीर को स्वाभाविक रूप से अशुद्ध घोषित किया जाता है। यह अक्सर यह दावा करते हुए व्यक्त किया जाता है कि शरीर केवल मन या आत्मा के लिए एक वाहन है और इसे छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। शरीर की
क्षणिक प्रवृत्ति पर जोर दिया गया है, जबकि मन को अमर माना जाता है। तो कहना यह है कि आपका शरीर जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे दर्शन में, सिर्फ भारतीय दर्शन में नहीं है, ये ग्रीस से लेके पाश्चात्य के दर्शन में, और जहाँ तक मेरी समझ है चीन में भी इसका जिक्र होता है, क्योंकि एक बहुत सरल सी सच्चाई है जो इस धरती पर कुछ भी समय बिताता है उसको समझ में आ जाता है कि समय हमारा कम होता है। हम जितना जितना भी जीते हैं इस धरती पर, वो सीमित समय के लिए हम रहते हैं, और एक ना एक दिन सबको चले जाना। ये तो बहुत सरल एक सच्चाई है जो इतिहास में सबने पहचाना है, लेकिन इसका एक जो नतीजा है वो ये निकाला है लोगों ने, कि उनका कहना है कि शरीर जो क्षणिक है उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है अपनी आत्मा पर या अपने मन पर, मन को प्रबल बनाने में या उसको सक्षम बनाने में। और ये जो माइंड बॉडी का जो एक कॉन्ट्रडिक्शन कहिए, बाइनरी कहिए, इसका बहुत गहरा प्रभाव है हमारे समाज पर। तो किस तरह से है, मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि मेरी समझ में मैं एक बात ये रखना चाहूँगा कि यह धारणा कि मन शुद्ध और तन अशुद्ध है, यह केवल तानाशाही स्थापित करने का प्रयास है। यह सिद्धांत जो प्राचीन भारत में मनु और ग्रीस में प्लेटो के दर्शन में अधिक स्पष्ट है, इसका आशय केवल यह है कि कुछ मास्टर माइंड जो हैं वो सोचने और बोलने, उन्हीं को सोचने और बोलने की अनुमति होगी, और बाकी सब आंखें मूंद और मुंह बंद करके सेवा करें। किसी ने टिप्पणी की है कि फांसीवाद की विशेषता यह है कि इसमें केवल एक ही दिमाग होता है और इसकी सेवा में हजारों नासमझ शरीर होते हैं। मास्टरमाइंड के कहने पर यह शरीर दूसरों की जान लेंगे या कुर्बान होंगे। आवाम को यह बताया जाता है कि उनका तन महत्वपूर्ण नहीं है और मन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ वतन की चिंता करें। इन नासमझ शरीरों को रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत नहीं होती। उन्हें राष्ट्र, धर्म, जाति की सेवा में अपने शरीर का त्याग करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से मन और तन के बीच में जो एक तनाव है उसका असली अर्थ क्या हो जाता है। आज हम देख सकते हैं कि इतने शादियों में कुछ भी नहीं बदला है प्लेटो के ज़माने से या मनु के ज़माने से, और हम प्लेटो द्वारा कल्पना किए गए फिलोसोफर किंग के काल में रह रहे हैं कि एक बहुत महान और बहुत बुद्धिजीवी एक ऐसे नेता हमारे बीच हैं जो कहते हैं कि सिर्फ वो अपनी मन की बात करेंगे और कोई अपनी मन की बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमें अपने तन की बात भी कहने की अनुमति नहीं है आज। यदि आप जोर से कहते हैं कि आप भूख से मर रहे हैं और आपको भोजन की आवश्यकता है, तो आपको राष्ट्र विरोधी या एक आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार होने की संभावना है। इससे भी बुरी बात यह है कि मन को श्रेष्ठ बताने वालों ने मानव शरीर को पाप, इच्छा और बुराई के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विशेष रूप से महिलाओं के शरीर को नीचा देखा गया है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के कारण पुरुष इनको अपने से कमजोर मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन और फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता का जो प्रतीक होता है मेंस्ट्रुएशन, पुरुष प्रधान समाज में जो एक अंग्रेजी में नेक्रोफिलिक पुरुष प्रधान समाज ये जीवन से डरता है और जीवन का जो भी स्रोत होता है उसको एक खतरे के रूप में देखता है। तो शरीर को ये नीचा देखने का जो एक शरीर को हमारे धार्मिक हमारे दर्शन में भी माना गया है कि हमारे कहानियों में भी कहते हैं, जो ऋषि होता है, मुनि होता है, उसके बारे में उसको ऋषि मुनि इसीलिए कहा जाता है कि वो अपने शरीर को त्यागने के लिए निकलता है। वो अपने आप को भूखा रखता है, धूप में बैठता है, ठंडे प्रदेश में बैठता है और अपनी सारे इच्छाओं का त्याग कर देता है, और इसको अच्छा माना गया है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में हम जो देख सकते हैं, और सिर्फ अभी नहीं बल्कि बहुत समय से देख सकते हैं, कि ज़्यादातर इंसान जो है
वो त्यागना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको त्यागना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है कि वो लोग खाना खाना चाहते हैं लेकिन उनको खाना नहीं मिलता, कपड़ा पहनना चाहते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको रहने के लिए घर की जरूरत है लेकिन वो नहीं मिलता है। और ऐसे समाज में जहाँ इतनी भुखमरी और बीमारी और लाचारी हो, उसमें हम एक सिद्धांत के रूप में, एक आदर्श के रूप में यह बात पेश करते हैं कि हमें त्याग देना चाहिए, तो मजाक की बात है। ये गरीबों पर मजाक की तरह ही हमको मालूम होता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ इंसान के तन के बारे में, शरीर के बारे में। मैं पिछले 20 साल से, जो गुरुनानक जी ने जिक्र किया, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का मतलब मैं समझने की कोशिश करता रहा हूँ, और उसके पीछे जो एक कारण था स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की कोशिश जो मैंने शुरू की, उसका भी मेरे दोस्त चंदू और मेरी जो वामपंथी संगठनों के साथ किसी समय जुड़ने के कारण जो बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए, उन सवालों के जवाब को ढूंढते ढूंढते मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहुंचा। और वो कारण ये था कि हम जब क्रांति की बात करते हैं या सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, तो ये तो बहुत आकर्षक एक दृश्य हमारे सामने होता है कि हम ऐसा एक संगठन बनाएं और बड़े से बड़े तादाद, बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ें, आंदोलन करें और व्यवस्था को ही बदल डालें। और इस व्यवस्था को बदलने से तमाम जो दुख दर्द हैं समाज में, जो बुराइयां हैं समाज में, ये सब दूर हो जाएं। एक तरह से क्रांति एक जादुई छड़ी है जिसके चलते हम समाज को तुरंत बदल सकते हैं। हालांकि उसमें मेहनत लगेगा और कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, लोग मरेंगे, उसमें हिंसा की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि इसमें एक लॉन्ग मार्च हमको करना पड़े और बहुत संघर्ष करना पड़े, लेकिन मकसद बहुत बेहतरीन, एक सुंदर समाज को स्थापित करने का है। लेकिन एक समय ऐसे भी आया कि मुझे लगा कि हम जो देखते हैं हमारे वामपंथी संगठनों में, हो सकता है कि मेरा अनुभव सही नहीं रहा हो, दूसरों का अनुभव अलग रहा हो, लेकिन अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये, जबकि दुनिया के बड़े बड़े समस्याओं के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं और उस पर विचार भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, व्याख्यान करते हैं, लेकिन दुनिया की छोटी जो समस्याएं हैं उनके बारे में इनका कोई विचार नहीं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि ये संगठन जो है, ये सब असाधारण काम करने के लिए निकलते हैं और असाधारण काम करने के लिए सक्षम भी हो सकते हैं, लेकिन साधारण काम इनसे नहीं बनता। और मैं समझने लगा कि दुनिया में 90% से ज्यादा जो जरूरतें होती हैं वो बहुत साधारण होती हैं। लोगों को खाने पीने की जरूरत, पोषण की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, या कोई उनकी बात समझे, उनकी बात सुने, ये सब करने के लिए कोई है नहीं। हम सब भारतीय समाज में हम देख रहे हैं, ये मैं विदेश भी बहुत जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अलग अलग समाज में अलग अलग परंपराएं बन गई हैं, और हमारे समाज में जो सबसे दुखद बात है, और ये पिछले 20-25 साल में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कि किसी के पास किसी और के लिए साधारण काम करने के लिए वक्त नहीं बचा है। बीमार का साथ देने के लिए, बुजुर्गों का साथ देने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए, अपने इर्द गिर्द घर के पास सफाई करने के लिए, और अपने आप के साथ खुद अकेले में वक्त बिताने के लिए, इन सब छोटे छोटे कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचा है। मतलब जिंदगी का एक बहुत बड़ा अंश मैं समझता हूँ कि हमारे नजर में ही नहीं आता है, हमने इसको नजरअंदाज कर दिया। हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों की बातें सोचते हैं, और खासकर राजनीतिक आंदोलनों में और राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे समाज की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, विश्व की चिंता करते हैं, पर्यावरण की करते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों में जो छिपी हुई बहुत सारी, या छिपी नहीं है, हमारे आंखों के सामने नजर भी आती है लेकिन हम देखते नहीं उनको, जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे मुझे याद है, मैं एक वामपंथी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे मैंने एक सवाल किया था बहुत साल पहले।
मैंने कहा कि कॉमरेड, मान लीजिए आपकी क्रांति सफल हो जाती है और कल सुबह ही आप जो है सत्ता में आ जाते हैं, 10 बजे आप सत्ता में आ गए, आप ये बताइए कि 10:30 बजे आप क्या करेंगे? आपके पास लिस्ट बना के रखा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने कहा कि कॉमरेड, मैं ये कहूँगा कि हम सत्ता में आना ही नहीं चाहते। और मुझे आश्चर्य इस बात पर कि जो इतने सालों से समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट और मैं बड़ा उनके ऑनेस्टी पर उनको दाद दूंगा, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने का मतलब ये कि जिम्मेदारी लेना, और इतने बड़े देश का जिम्मेदारी कौन लेगा इसमें? मतलब तमाम चीजें, आप इतनी सारी समस्याएं यहाँ पे विपक्ष में रह के हम आंदोलन करते रहे, ये काफी है हमारे लिए। ये उन्होंने कहा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मैं बात ध्यान इस ओर लाना चाहता था कि हमारे सबसे करीब जो चीज है और जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण वो जो बाइनरी मैंने बताया उसके कारण भी है। सबसे करीब जो चीज है हमारे, वो है हमारा शरीर, हमारा तन। लेकिन हम इस तन के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं। आप यदि एक मेडिकल कॉलेज से निकले डॉक्टर हो या डॉक्टरी करते हो या किसी कारण से आप चिकित्सा शास्त्र में रुचि रखते हो, तो हो सकता है कि आपके अपने शरीर के बारे में कुछ जानकारी आपको हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है शरीर को उसी तरह से सोचते हैं जैसे मनु धर्मशास्त्र में लिखा है कि शरीर, या शंकराचार्य ने कहा कि इंसान का तन जो है वो वाहन है मन के, और जब ये मन जाना चाहेगा तब तन को छोड़ के चला जाएगा। ये तो मोटरसाइकिल है, ये तो मशीन है कोई। तो ये, लेकिन इस बात को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर में खासकर भारतीय समाज में मैं समझता हूँ कि हमको ध्यान वापस अपने तन की ओर लाने की जरूरत है। और तन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक तन के साथ भी है, जो आज के हमारे चर्चा का शीर्षक भी है कि तन और वतन के बीच में जो संबंध है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तन के बारे में ये कहूंगा कि पूरे ब्रह्मांड में मैं मानता हूं कि सबसे कुशल और बुद्धिमान तरीके से कार्य करने वाली यदि कोई चीज हो, वो इंसान का तन है। हालांकि और भी जानवर हैं जिनके, जो इंसान के अलावा और भी जानवर, उनके तन भी इसी तरह से, लेकिन इंसान को एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सबसे कुशल है। लेकिन इसके कारण यह बात भी बनती है, जो इसके बाद जो बात कहूंगा वो ये है कि क्योंकि इंसान इतना कुशल एक मशीन की तरह है, इतना उपयोगी तन है इसका, कि इसे नियंत्रित करने के लिए, इसको जो नियंत्रित करता है वो दुनिया को भी नियंत्रित करता है। किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को आप गहराई से देखें, और ऐतिहासिक तौर पर सिर्फ आज नहीं, उसमें आप ये पाएंगे कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के हितों में बहुसंख्यक शरीरों से अधिक ऊर्जा निकालने की कोशिश की जाती है। हर इंसान का जो ऊर्जा होता है, जो उसके कार्य करने की क्षमता होती है, उसको किस तरह से हासिल किया जाए, यह कोशिश होती है चंद लोगों के हित को बचाने की। ये राजाओं के काल में, महाचक्रवर्ती शहनशाहों के काल में हो, चाहे आज के तथाकथित एक डेमोक्रेटिक प्रणाली के चलते हुए, इन सब समाजों में मकसद एक ही है कि जितने लोगों को हम कंट्रोल कर सकें। उसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है कि सारी दुनिया में हमेशा से इंसान का शरीर ही सबसे मूल्यवान वस्तु रहा है। इतिहास में, राजनीति का इतिहास हम यदि देखें, उसका मकसद यही रहा है कि इंसानों के शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई, और आज भी हम पाते हैं कि यही लड़ाई जारी है। जो लोग दुनिया के स्वामी बनना चाहते हैं, उनके सामने सवाल लेकिन यह हमेशा रहता है कि अधिक से अधिक मानव शरीर को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। नियंत्रण में लाने की सबसे पुरानी विधि है हिंसा, तन को दर्द पहुंचाकर उसे अपना गुलाम बनाने का तरीका। लेकिन यह एक टिकाऊ व्यवस्था नहीं है। हिंसा का प्रयोग जो है, ये ऐतिहासिक तौर पे तो किया गया है सबसे पुराने काल में, बल्कि
आप यदि कॉलोनियलिज्म का इतिहास देखें, पिछले 300-400 साल में अंग्रेज यहाँ, लेकिन अंग्रेजों ने भारत जैसे इतने विशाल देश, जो जो उस समय एक देश नहीं था, तमाम राज्य थे, लेकिन इतने विशाल जगह को उन्होंने कैसे कब्जा किया? वो हिंसा के प्रयोग से किया, चालाकी से भी किया, लेकिन हिंसा का प्रयोग काफी था। तो हिंसा के प्रयोग से तो सत्ता में आने की कोशिश किया, सत्ता में आना और अपना नियम का कानून बनाना, इसका इतिहास बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि बार बार हिंसा का उपयोग जो है वो टिकाऊ नहीं होता है। जैसे मैं बहुत सरल उदाहरण दूं कि आप एक गुलाम से चाय बनवाना चाहते हैं और हर चाय बनाने के लिए उसके गर्दन पे हमको तलवार रखना पड़े, तो ये टिकाऊ व्यवस्था नहीं है। तो जो भी सत्ता में थे उन्होंने भी ये सोचा होगा कि इंसान के मन और दिमाग को कैसे नियंत्रित किया जाए, और ऐसे नियंत्रित करने पर ये मॉडल ज्यादा टिकाऊ है। तो ऐसे प्रणाली की स्थापना जो है, जिसमें लोग स्वैच्छिक दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, इसकी खोज की होगी किसी जमाने में, और आज भी ये खोज है, लोगों के दिमागों को किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग प्रशंसा और भय दोनों के रूप से आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे धर्म कहें तो धर्म दुनिया के रहस्यों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए इंसान की जो मांग थी उसको पूरा करता है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी करता है। मूर्तियों का विसर्जन, पूजा का पंडाल, अनुष्ठान, संगीत, रंगमंच और नृत्य, ये सब साधारण मानव को, साधारण इंसान को धर्म की ओर खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो धर्म जो है अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो सत्ता के पक्ष में हो सकता है या खुद वो सत्ता का केंद्र हो सकता है। तो धार्मिक जो संस्थाएं हैं या धार्मिक सोच है, इसमें हालांकि लोगों की जो वाजिब जो उनके सवाल होते थे जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन मृत्यु के बारे में, उनके जवाब भी मिलते थे, लेकिन साथ साथ उनके मन पर कब्जा करने का भी एक तरीका हो गया। हमारे काल में यदि देखें तो धर्म के टक्कर में यदि कुछ उभरा है, ऐसा कोई संस्था जो लोगों के दिल और मां को जीत चुका है और जीतने की कोशिश कर रहा है बड़े जोर शोर से, वो है मीडिया, जो सत्ता में रहने वालों की हिफाजत के लिए तमाशा खड़ा करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का विवरण आज एक महाकाव्य कहानी की तरह बन गया, रामायण या महाभारत की तरह। देखने वाले भूल जाते हैं कि हो सकता है कि वो स्वयं, खुद जो दर्शक है, वो आत्महत्या पर विचार करने के कगार पर हो। मास मीडिया आज एक चर्च या मंदिर की तरह एक नया एजेंसी बन गया है, जो सत्ता में जो हैं वो उनके पक्ष में लोगों के दिमागों को कब्जा करने का काम करता है। तो कब्जा, दिमाग के कब्जे में हिंसा का प्रयोग पहले हुआ, उसके बाद इस तरह के तमाम किस्म के यंत्र, जो जैसे मैंने कहा, संस्थाओं का उपयोग किया गया है। तन को मन के माध्यम से नियंत्रित करने का विचार, अर्थात उनका सॉफ्टवेयर का नियंत्रण, मतलब मन का कंट्रोल का मतलब ये होता है कि यदि हम तन को हार्डवेयर मान लें तो हमारा जो सोच, विचार, भाषा, हमारे जो दिमाग में जो तरह की बातें, यादें होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, ये सब इनको सॉफ्टवेयर मान लीजिएगा। तो हम ये देखेंगे कि एक और दिलचस्प बात उभर के आती है इस बाइनरी को परखने से, कि आज भी जो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है समाज में, वो समाज को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने धर्म का जिक्र किया, मनोरंजन का जिक्र किया, मीडिया का जिक्र किया, हमें आज यह पहचानने की जरूरत है कि विश्व स्तर पर यदि हम देखते हैं कि यदि जाति व्यवस्था जिसको भारत के साथ
चिन्हित किया जाता है कि भारत में एक जाति व्यवस्था बहुत सदियों से है। लेकिन हम आज यदि वाकई में दुनिया भर में जो हो रहा है उसको सही तरीके से देखें तो हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में भी एक जाति व्यवस्था, एक नई जाति व्यवस्था उभर रही है। यह संयोग नहीं है कि आज दुनिया के सबसे अमीर लोग सूचना, अमूर्त, अवधारणा और डेटा के हेरफेर के माध्यम से माइंड के बिजनेस में शामिल है, जो माइंड को मैनिपुलेट करने के बिजनेस में शामिल है। आज हम आपके सामने जूम सॉफ्टवेयर के जरिए बात कर रहे हैं और ये कोरोना के कारण ये ऐसा करना पड़ रहा है कि मैं आपके साथ साक्षात पटना में नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे ये भी सच्चाई है कि कोरोना नहीं भी होता तो दिशा तो यही थी। जब 2016 में मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया तो उनका कहना था कि हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं और डिजिटलाइजेशन से बहुत सारे फायदे हैं और कैश के होने से ये करप्शन ज़्यादा होता है ना, भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। तो डिजिटल दुनिया बनाने की साजिश या कोशिश कई सालों से चली है और मैं मानता हूँ कि आज कोरोना के समय में हमको मजबूर कर दिया गया है एक तरह से कि हम आज अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, आसपास के पड़ोस से भी हम बात करते हैं, जूम पर ही बात करते हैं। अब तो पटना में है या अलग अलग शहरों में है, मैं चेन्नई में हूँ, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ चेन्नई में भी हम अपने जो रिश्तेदार यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है उनसे जूम पे बात करते हैं। सब डरे हुए हैं एक दूसरे से मिलने से। तो ये जो भौतिक जो सच्चाई है उसको एक तरह से नकार दिया गया और ये एक किस्म की एक कोइंसिडेंस कहिए या साजिश कहिए, मैं तो मानता हूँ कोइंसिडेंस ही है कि कोविड-19 जैसा एक संक्रमण हमारे बीच पिछले 7-8 महीने से है और इसके चलते जो है पूरे दुनिया का नक्शा हमारे सामने बदलते हुए नजर आ रहा है। और उसमें खासकर ये जो नजर आ रहा है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, हालांकि फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम भौतिक चीजों से डर रहे हैं। हमारे घर में कोई सामान आता है तो उसको हम 50 बार सैनिटाइज करते हैं। तो भौतिकता का डर एक बहुत गहराई से हमारे बीच में पहुंच गया और अब सारी जो हमारी आमदनी का स्रोत हो, चाहे एक दूसरे से संपर्क करने का जरिया हो, सारे वर्चुअल हो चुके। तो इन सब यंत्रों को कौन कंट्रोल करता है और इनसे किसको फायदा? आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आज जो हैं वो बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे, इस तरह के लोग जो सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 25 साल पहले इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। हम लोग वामपंथी आंदोलन में पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे और उस जमाने में पूंजीवाद का मतलब मायने ये होता था कारखाने का मालिक, मतलब कारखाना होता था जहाँ पे मजदूर काम करते थे, कम वेतन के लिए काम करते थे, लेकिन एक उत्पादन वहाँ होता था। और ट्रेड यूनियन बनाने का मकसद ये होता था कि हम मजदूरों को संगठित करें और बेहतर वेतन या काम के अच्छे कंडीशंस के लिए संघर्ष करें। लेकिन आज जो पिछले 20 साल में उभर के आया है, खासकर पिछले 10 सालों में, कि सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं, ये जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं, वो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हों, चाहे तेल की कंपनियां हों, यहाँ तक कि हथियार बनाने वाले कंपनी जो किसी जमाने में बहुत बड़े हुआ करते थे। हम तो कहते थे कि ये हथियार बनाने वाली कंपनियां और बड़ी बड़ी ये जो कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं, ये सरकारों को चलाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा सेल हो। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो बड़ा विचित्र है एक तरह से, और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि सॉफ्टवेयर कंपनी चारों तरफ आ गई है।
और जो जाति व्यवस्था जो हमारे देश में रही है, उसका आधार ये रहा है, जैसे शरीर तन और मन के बीच में जो बाइनरी है, और तन को जैसे मैंने बताया पहले कि एक सुपीरियर माना जाता है, और मन को सुपीरियर माना जाता है और तन को इंफीरियर माना जाता है। ये जाति व्यवस्था में भी इसका जिक्र हम देख सकते हैं कि कहा जाता है कि इंसान के शरीर के अलग अलग अंग जो हैं, सर से लेके पांव तक, ये अलग अलग जातियों को चिन्हित करता है। और मन जो दिमाग है वो सबसे ऊंची जाति का प्रतीक है। ये तो हमारे जाति व्यवस्था के बारे में कहा ही जाता है, लेकिन ये बात हम आज विश्व स्तर पर भी देखें तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, ये इनको मैं आज कहूंगा कि ये वैश्विक स्तर पर ब्राह्मण है और ये आज दुनिया में हावी है। ब्राह्मण कहिए, सवर्ण कहिए, ये दुनिया के सबसे बड़े सवर्ण ये हैं। वे कुछ भी ठोस नहीं बनाते हैं जिसे आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के सारे संपत्ति इनके हाथों में चला जा रहा है। आज की तारीख यहाँ तक हो गया है कि किसी जमाने में लोगों का नारा हुआ था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, या डॉक्टर अंबेडकर का नारा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। लेकिन आज जो नारा चल पड़ा है, जो सभी मान के चलते हैं यही हमारा नारा है, वो है लाइक, शेयर और कमेंट। पूरा दुनिया जो है लाइक, शेयर, कमेंट के नारे में की चपेट में आ गया है। ब्राह्मणवादी विचार ने, मेरी समझ में, ब्राह्मणवादी विचार को डेटा पूंजीवाद ने विश्व स्तर पर बहुत प्रभावी ढंग से अपनाया है, और हम देख रहे हैं कि चंद लोगों के हाथों में धन की अभूतपूर्व एकाग्रता के परिणाम में इसको हम देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसे डिजिटल कैपिटलिज्म कहा जाता है, लेकिन मैं एक नया शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं भारतीय संदर्भ में, कि इसको डिजिटल कैपिटलिज्म नहीं बल्कि डिजिटल कैपिटलिज्म कहना पड़ेगा। ऐसी प्रणाली जो दोनों का पक्षधर है, जो वित्त, डेटा, ज्ञान को नियंत्रित करते हैं। मन, इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि हम एक तरफ कुछ लोगों के हाथों में जाते हुए इतना इसका एक कॉन्सेंट्रेट होते हुए देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ये भी देख रहे हैं कि धन का भी एक तरह से कंसंट्रेशन इन्हीं हाथों में हो रहा है। कुछ मैं आंकड़े आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया का 1%, दुनिया का 1% जो है वो आबादी जो है आज की तारीख, वो दुनिया की 44% संपत्ति उसके हाथ में है। 1% दुनिया की आबादी के हाथ में दुनिया के 44% संपत्ति है। भारतीय जनसंख्या का शीर्ष 10% राष्ट्रीय धन का 77% उसके हाथ में है। एक आंकड़ा जो पिछले 6 महीने के बीच में ही निकल के आया है, मार्च से 5 महीने में लॉकडाउन, पूरा विश्व लॉकडाउन में, तकरीबन पूरा विश्व लॉकडाउन में रहा है, लेकिन इस दौरान ये आंकड़ा निकल के आया कि अमेरिका के जो अरबपति हैं, उन्होंने पिछले 5 महीने में उनके धन में 845 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। मतलब 1 बिलियन डॉलर जो होता है वो तकरीबन 700 करोड़ रुपए होता है। और हमारे भारत के संदर्भ में आंकड़ा है कि पिछले 6 महीने में, 5 महीने में, मार्च से मुकेश अंबानी की संपत्ति में 22 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। तो ये बड़ा विचित्र एक सिस्टम है जहाँ पे लोग चारों तरफ बेरोजगार हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और अपने परिवार को पालने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, और लाचारी और बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है।
और कारखाने बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इस बीच में इतना पैसा इकट्ठा कर लिए। तो ये कैसी व्यवस्था है जहां काम कुछ भी नहीं हो रहा है, उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा है, बिक्री कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अपना पैसा बनाते रहे। तो जादू ही है। तो ये जो मन का जो राज है, मन को जो प्राथमिकता देते हैं और मन को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके राज में हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां शरीर से काम करने वाले, शरीर को उपयोग करके काम करने वालों के लिए जगह ही नहीं बची। आप यदि अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी कमाते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि आज सबसे निचले वर्ग में है, क्योंकि हम जो आमदनी के अलग अलग स्रोत होते हैं उनका एक लिस्ट बनाएं तो हम देखेंगे कि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, भाषा का इस्तेमाल करता है, या तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, या तो ज्ञान का इस्तेमाल करता है, उसकी आमदनी जो है उस अपने शरीर का इस्तेमाल करता है। शरीर का मतलब वो खेती में काम करता है, या तो कंस्ट्रक्शन लेबर है, या तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, या रिक्शा चलाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर का इस्तेमाल करने वाले के पास दिमाग नहीं, वो अलग चर्चा है, मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन शरीर से जो अपनी मेहनत से जो शारीरिक मेहनत से जो कमाता है उसकी आमदनी बहुत कम है। और ये जो डिफरेंस है तो एक तरह से व्यक्त किया जाए कि एक बेंगलोर में एक गारमेंट कंपनी का जो सीईओ होता है, उसके एक महीने का जो एक तनख्वाह होती है, उसका एक किसी ने आंकड़ा बनाया कि वो एक उसी कंपनी में काम करने वाले मजदूर के 800 महीने के बराबर होता है। एक मजदूर का जो 800 महीने में आमदनी होगा वो उसी कंपनी का सीईओ जो है एक महीने में हासिल करता है। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी बढ़ती गई है, मैं ये आपका ध्यान इसकी ओर लाना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था के पीछे जो हम बात कहते हैं, शोषण की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, तमाम चीज बात करते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ कि इसके पीछे और गहरी चीजें, जो ये जो बाइनरीज हैं, शुद्ध अशुद्ध, भौतिक आध्यात्मिक और मन और तन, ये जो बाइनरीज हैं इनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और हम इस तरह की जो इनइक्वालिटी है, जो धन का एक कुछ हाथों में जम जाना जो है, ऐसे दौर में देख रहे हैं जब अभी एक हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें करीब 40 करोड़ श्रमिक जो हैं वो गरीबी में धकेले जाए, जो अपने आप अपने पांव पे खड़े होकर मजदूरी से कमाने की क्षमता रखते थे। 40 करोड़ से ऊपर लोग, ऐसे लोग भारत में, वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाए। और दुनिया भर में ये आंकड़ा है यूनाइटेड नेशंस का कि तकरीबन 27 से 30 करोड़ लोग जो है भुखमरी का सामना कर रहे हैं आज। इसी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसी समय जो है इतने सारे लोग, 27 करोड़ से ऊपर लोग, वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। ये दिलचस्प है। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के बारे में, कि वही लोग जो मन को श्रेष्ठ मानते हैं वो राष्ट्र के संदर्भ में जिस छवि का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जन्मभूमि या इसको पितृभूमि या मातृभूमि के रूप में पेश करते हैं। ये यदि मन इतना श्रेष्ठ है तो ऐसा क्यों है कि जब राष्ट्र का चित्रण किया जाता है तो ये माता या पिता के भौतिक शरीर होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो जहां तक राष्ट्र का सवाल है, इसको एक राष्ट्र को एक आइडिया के रूप में पेश नहीं करते, इसका एक शारीरिक एक रूप हमारे सामने पेश किया जाता है कि ये आपकी माता है या पिता है। जर्मनी में फादरलैंड बोलते थे, हमारे मदरलैंड, जिसे भारत माता कहते हैं। यह केवल इसलिए, मैं मानता हूं कि यह केवल इसलिए है क्योंकि आम जनता के लिए अभी भी अपनी माताओं के तनों पर हमला या किसी भी तरह का अपमान एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। आप
लोगों से कहें कि राष्ट्र के लिए कुर्बान करना है तो उतने सारे लोग नहीं आएंगे जितना कि आप कहें कि भारत माता पे हमला है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। राष्ट्र को एक माँ के रूप में चित्रित करके जनता की भावना को जुटाना बहुत आसान है। राष्ट्रवाद का उपयोग करने वालों द्वारा बार बार इस्तेमाल की जाने वाली ये एक चाल जो अ, ये जो चाल है, इस तरह के राष्ट्र को एक माता या पिता के रूप के शरीर के रूप में बिंबित करना, यही चाल जो है और भी अपने समाज समस्याओं को लेकर वो इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर का चित्रण जो, शरीर का इस्तेमाल, शरीर का जिक्र जो है बार बार भाषा में आता है। और ये हम देखते हैं कि वो सांप्रदायिकता के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि यह क्या कहा जाता है, मतलब एक शारीरिक जो डर दूसरे समुदाय के प्रति एक डर का माहौल पैदा किया जाता है और उसको शरीर से संबंधित बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनसे जोड़ा जाता है। वो यदि खान पान के मामले में हो, ये कहा जाता है कि फला फला समुदाय के लोग जो हैं वो मांस खाते हैं या इस तरह का खाते हैं, उस तरह का खाते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं या ऐसा उनका रहन सहन है। ये जो शारीरिक जो हमारी जो परंपराएं होती, क्योंकि जैसे हिंदू समाज में भी हम देखने को मिलता है कि हिंदू कहना आसान है, 80 करोड़ जनता है इस देश में जिनको इन्होंने हिंदू करार दिया है, लेकिन असलियत ये है कि ये हिंदू अपने आप में हजारों तरह के हिंदू, ऐसे हिंदू हैं जो ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, बंगाल में मांस भी खाते हैं कई जगह, जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं। हिंदुओं में तमाम जातियां हैं, हिंदुओं में तमाम प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, तमाम भाषाएं हैं। तो एक ये जो हिंदू शब्द है, इसके इस्तेमाल करने से ये मतलब ये कि हमारी जो अलग अलग प्रथाएं हैं या जो हमारी आदतें हैं ये एक साथ बदल जाएगी। हालांकि कोशिश इनकी ये है कि इनके धारणा में जो सच्चा हिंदू है और उसकी जो आदतें ये मानते हैं कि श्रेष्ठ है, उन आदतों को सब पर थोपने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार लड़ाई जो है वो तन पर ही पहुंचेगी। मन के जरिए आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इनका मकसद है आपके तन को कंट्रोल करना। और वो कोशिश यहाँ तक है कि वो ये बताएंगे कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, किससे आप शादी करेंगे, आप कैसे बर्ताव करेंगे किसी के साथ, और तमाम किस्म की चीजें। ये पूरा आपके लाइफ को ये मैनेज कर रहे हैं। और आज जिस दौर में है वो इतना खतरनाक दौर इसलिए है कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां बन गई हैं, जो दुनिया भर में, विश्व भर में एक डिजिटल कैपिटलिज्म का राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डिजिटल कैपिटलिज्म है और जो द्विज है, ये दोनों मिलकर आज काम कर रहे हैं हमारे देश में। तो एक तरफ सांप्रदायिकतावाद या जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं राम राज्य के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि शायद राम राज्य में जिस तरह की आज इनइक्वालिटी हमको देखने को मिल रहा है, इतनी इनइक्वालिटी राम राज्य नहीं थी। तो ये वाकई में राम राज्य यदि कायम करना चाहते हैं तो हो सकता है कि कुछ फायदा भी हो उसमें, कि कम से कम मुकेश अंबानी जैसे धनी आदमी एक आदमी नहीं हो, या बिल गेट्स जैसे नहीं हो। लेकिन ये कोशिश इनकी ये है कि ये अपनी कल्पना की एक हिंदू राष्ट्र हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सहयोग इनको मिल रहा है इन्हीं सब कंपनी से। वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। जूम के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और जो कम्युनलिज्म का फिनोमेना है या अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप का फिनोमेना है, ये दोनों साथ में जा रही हैं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब इंटरनेट पहले पहले आया था 20 साल पहले, उस समय लोगों को लगा कि इसके जरिए समाज में एक डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोग अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। आज जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका मौका हमको मिला एक इंटरनेट के जरिए।
लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 20 साल गुजरते गुजरते चूंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है, तो इस पर भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल बगैर पैसे दिए नहीं कर पाएंगे। अभी तक फ्री रहा है, आपका ईमेल भी फ्री रहा है इतने 20 साल से, लेकिन आने वाले दिनों में इस पे जरूर आपको पैसा देना पड़ेगा। और धीरे धीरे ये पूरा इंटरनेट का जो पूरा जो एक मैदान है, इस पर कब्जा चंद कंपनियां कर लेंगी और इन कंपनियों के की हिफाजत में, इनके बेनिफिट के लिए सरकारें होंगी और सरकार में सत्ता में आने के लिए ये जनता को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, उनके मन पर कैसे हावी हो सकते हैं, उनके सारे तरीके अपनाने के लिए तैयार है। हम जो इंटरनेट पे देख रहे हैं पिछले 10-20 साल से या कम से कम 10 साल से, वो ये है कि इंटरनेट में माना जाता था, मैं पत्रकार हूँ पहले, इंटरनेट के आने के समय पर ये चर्चा हुआ करती थी कि चर्चा था कि इंटरनेट के आने से आज चंद बड़े बड़े मास मीडिया के इंडस्ट्री या कंपनियां होती हैं, उनके अलावा आज हमारे पास इंटरनेट के जरिए अपनी बात को रखने का एक मौका मिल रहा है। जिसका मतलब है कि कोई भी अपनी बात एक ब्लॉग के जरिए या एक फेसबुक के पोस्ट के जरिए भी अपनी बात दुनिया को बता सकता है, इसका मौका मिल रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में इन्होंने ऐसा एक चाल चला है जो फेक न्यूज का जो फिनोमेना है, कि फेक न्यूज आकर जो है ये लोगों के दिमाग और इनके लोगों की संवेदनाओं के साथ लोगों के जो इमोशंस हैं उनको लेकर ये खेल करते हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, या तो उनके साथ खेल इस तरह से करते हैं कि उनको इस तरह से भड़काते हैं कि वो एक खास दिशा में जाते हैं। तो जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जो मीडिया है, और हम फेसबुक और ट्विटर और गूगल को मीडिया ही मानेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में ये हो गई और ये वही काम कर रहे हैं जो धार्मिक संस्थाएं किसी जमाने में किया करती थी, समाज में लोगों के रहन सहन और उनके बर्ताव और उनके कामकाज का नियंत्रण। और किसके हित में? उस जमाने में हो सकता है शहनशाह और राजाओं के हित में क्या करते थे। आज सरकार जो डेटा पूंजीवादी जो व्यवस्था है आज, और पूंजीवादी व्यवस्था जो है और उसको उनके हित में चलने वाली सरकारें जो हैं, उनके हित में ये डेटा पूंजीवाद और ये जो इंटरनेट का कंट्रोल हो रहा है और ये फेक न्यूज का फिनोमेना चल रहा है। तो मैं ये आपके सामने ये बात, अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कम समय में। तो मैं ये सवाल उठता है सामने कि इस स्थिति में प्रतिरोध कहाँ से शुरू होता है। कि हमने जो अभी तक वर्णन किया, ये तो एक तरह का दुनिया का एक जायजा लिया हमने कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, और ये सब बातें नहीं है, आप सब इस बात को जानते भी हैं। तो इनके खिलाफ हम प्रतिरोध कैसे खड़ा कर सकते हैं? पहले हमें ये पहचानना होगा कि मनुष्य के जीने के लिए शरीर और मन दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये जो बाइनरी है, मन बनाम शरीर, मन बनाम तन, इस बाइनरी को हमको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि मन और तन दोनों की जरूरत होती है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि मन जो है वो हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा खलबली करने वाली एक चीज है। जैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति करके एक दार्शनिक रहे हैं भारत के, काफी वो प्रभावशाली थे अपने जमाने में। उनका दर्शन यही था कि मन जो है उसको शांत कीजिए, और मन को शांत करने के उन्होंने हालांकि तरीके नहीं बताए, लेकिन और भी अन्य जो परंपराएं हैं उसमें मन को शांत करने के लिए ध्यान का सुझाव दिया जाता है और तमाम और भी चीजें करने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि मन को शांत कीजिए, मन को चुप कीजिए। मन जब चुप हो जाएगा तो सारा दुनिया जो है आपको सही स्पष्ट तरीके से नजर आएगा और वास्तविकता आपको नजर आएगी। इसमें एक हद तक सच्चाई है। हाँ, मन भाषा का प्रयोग करता है
और मन में भाषा जो है तमाम किस्म की कल्पनाएं, डर, विचार, कुविचार सबको पैदा करता है। तो मन को थोड़ा धीमा करने में एक फायदा तो है और ध्यान करने में फायदा तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मन को पूरी तरह कोई शांत कर भी सकता है, क्योंकि मन जो है वो तन से जुड़ा हुआ है और तन के बगैर मन नहीं रह सकता। ये जो बहुत प्राचीन धारणा है कि तन जो है वाहन है मन का, ये असलियत ये है कि हम हालांकि भूत प्रेत में खुद विश्वास करते हैं, लेकिन अब वो अपने मनोरंजन के लिए। असलियत ये है कि तन के बगैर मन हो नहीं सकता, इसलिए तन का देखभाल जो है ये प्राथमिक है। मैं समझता हूँ कि हमारी सारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ मन की ट्रेनिंग करती है। वो आपको सिखाती है, शिक्षा के नाम पर आपको लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, साहित्य, जितने लिखे हुए चीजें जो मन से मैनिपुलेट होते हैं, जो माइंड और कॉन्शियसनेस, जो एब्स्ट्रैक्शंस हैं वही सिखाई जाती है। शारीरिक चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। शरीर से अपने हाथ से काम करने तक का आपको ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि हाथ से काम करने का मतलब ये हुआ कि आप किसी और तबके के और किसी और जात के। प्लेटो अपने जमाने में जो अकादमी करके चलाया करते ग्रीस में, उसके बाहर वो एक साइन बोर्ड लगाए थे कि जो हाथ से काम करने वाले हैं उन्हें यहाँ पे प्रवेश नहीं मिल सकता, क्योंकि प्लेटो मानते थे कि सारी सच्चाइयां जो है दुनिया की वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही हैं, और सिर्फ ध्यान चिंतन से जो है हम सारी दुनिया की सच्चाइयों को जान सकते हैं। वही हमारे समाज में, अब ये भारत ग्रीस गया कि ग्रीस से यहाँ है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन 2000 साल से हमारे समाज में भी यही बात चल रही है कि मन को प्रबल करो। मन अपने दिमाग शक्ति को, हम जिसको जीनियस कहते हैं हमारे समाज में, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, वो दिमाग चलाता है। हाथ पांव चलाने वाले को हमने कभी बुद्धिमान नहीं कहा। मतलब हम सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि सचिन तेंदुलकर बुद्धिमान है, क्योंकि हमारी धारणा ये है कि जो अपने शारीरिक काम से कुछ करता है हम उसकी वाहवाही भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं मानते। और ये भी एक विडंबना है कि जिसको हम बुद्धिमान मानते हैं वाकई में वो एक तरह की चतुराई की हम प्रशंसा करते हैं। हमारे समाज में ये धारणा बन गई है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके कमाता है, इसका मतलब ये है कि बेचारा मूर्ख किस्म का आदमी हो। आप बहुत मेहनत करते हो तो लोग कहते हैं बेचारा बहुत मेहनत करता है। अरे मेहनत करना बेचारे का चिन्ह थोड़ा होता है। हम दुनिया भर में देखते हैं कि लोग मेहनत करते हैं, कमाते भी अच्छे। हमारे देश में समस्या ये है कि मेहनत करने वाले सबसे कम कमाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, सबसे पहले हमको अपने प्रतिरोध में ये समझना होगा कि ये जो व्यवस्था बन गई है कि दिमाग चलाने वालों को आमदनी अच्छी मिलती है, संपत्ति उनके हाथ में है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमें जरूरत है कि मन और तन के बीच में एक संतुलन को वापस लाने की जरूरत है। आज जो हम देख रहे हैं कि ये स्थिति ये है कि मन सभी बाकी भौतिक जो चीजें हैं और तन पर बहुत अधिक हावी है। तन के पक्ष में संतुलन वापस लाने की आज बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जो लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। किसान हो, कारीगर हो, मजदूर हो, बढ़ई हो, दर्जी, नाई, मोची, उन्हें राष्ट्रीय संसाधनों में पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके शरीर की देखभाल अच्छी तरह से की जाए, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की उपलब्धि उन्हें किया जाए और उस पर खर्च भी किया जाए। दूसरी जो बात मैं रखूंगा आपके सामने, हमारे प्रतिरोध कैसा हो उसके वर्णन में, हमें अधिकांश भारतीयों के शरीर की उपेक्षा को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हम जो देख रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं आंकड़े आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन
ये आपको सबको मालूम ही होगा कि दुनिया भर में यदि भुखमरी, कुपोषण सबसे ज़्यादा यदि तादाद में ऐसे लोग हों, वो भारत में ही है। ये एक तथ्य है कि हमारे देश में जितने लोग अति गरीब हैं, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं यदि जिनकी संख्या भारत में है, वो सब सहारन अफ्रीका के 26 देशों की सारी आबादी को जोड़ दें यदि, उससे ज़्यादा है। तो दुनिया के सबसे गरीब लोग इस देश में रहते हैं, सबसे कुपोषित लोग इस देश में रहते हैं। इस देश में जो बीमारियों के कारण लोग, तमाम बीमारी जिनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, जिनसे बचाव हो सकता है, ऐसे बीमारियों से मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा इस देश में। ट्यूबरकुलोसिस की जो आंकड़े हैं, तकरीबन 4 लाख लोग साल में मरते हैं। मतलब कोविड के दौर में लोग डरे हुए हैं, कोविड से मरने का डर है और डर होना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक कॉन्टेक्स्ट हम बनाए, उसको एक संदर्भ में देखें तो हमको ट्यूबरकुलोसिस से और भी ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि कोविड की तुलना में ट्यूबरकुलोसिस से और भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो हमको लॉकडाउन यदि करना था लोगों की जान बचाने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए हमको बहुत पहले करना था, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि जो टीबी से मरने वाले हैं वो गरीब लोग होते हैं, जो कुपोषित होते हैं। तो ये देश जो है वो इन लोगों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। तो कुपोषण या शारीरिक जो जरूरतें हैं भारतीय आवाम की, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारी जो राजनीतिक संगठन भी, मैं देखता हूँ कि वामपंथी धारा में भी इन सब डिटेल्स पे बहुत कम काम हुआ है। हालांकि पिछले 6 महीने में एक बहुत अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि जो माइग्रेंट लेबर लॉकडाउन की शुरुआत में जो हजारों लाखों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तड़प रहे थे और जा नहीं पा रहे थे, और आमदनी उनकी नहीं थी और भूख से तड़प रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने बाहर निकलकर उनको खाना पानी का इंतजाम किया। ये एक बहुत ही बेहतरीन, बाकी और अन्य चीजें हमारे देश में हम कह सकते हैं बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि प्रतिरोध का एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप भूखे को खाना खिलाएं, क्योंकि ये एक ठोस चीज है। हम भूखे को लेक्चर नहीं दे सकते, हम उसको व्याख्यान नहीं दे सकते। भूखे प्यासे को जो जरूरत है खाने की और पानी की, या तो बीमार को दवा की, बेघर को घर की, इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे ये अलग बात है, लेकिन हमको पहले ये मान लेना चाहिए कि इसकी व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। और सरकार से मांग के भी ये बहुत फायदा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आज की तारीख की सरकार किसकी। ये सरकार तो जादुई सरकार है, मतलब ऐसी सरकार जहाँ पे देश में कुछ भी चल रहा हो तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अपना सिर्फ प्रधानमंत्री, मतलब हम उनको प्राइम टाइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ अपना फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं मोर के साथ, मोर को खाना खिला रहे हैं। जब लोग सड़कों पर भूखे मर रहे हैं तो ये मोर को, राष्ट्रीय पक्षी को खाना दे रहे हैं। हालांकि मैंने ये भी देखा कि इन्होंने राष्ट्रीय पक्षी के साथ तो फोटो खिंचवा लिया, लेकिन राष्ट्रीय जानवर के साथ नहीं खिंचवाया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शेर को भी थोड़ा मौका दें। लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि प्रतिरोध में हम सबसे पहले लोगों की शरीरों पर, तन पर ध्यान दें, क्योंकि जिसको हम वतन कहते हैं उसमें एक तन होता है। वतन का मतलब ही होता है जमीन नहीं होता है, वो खदान नहीं होते, धन भी नहीं होता है। वतन का मतलब होता है जितने तन हैं उस देश में, उन सबको एक साथ आप एक जगह करें या एक साथ उसको देखें तो वतन होता है। क्योंकि इंसान का शरीर और इंसान सबसे कीमती चीज है, और इसको, उसकी जो असली कीमत है उसको हासिल होने के लिए जो भी हमको करना पड़े वो करना पड़ेगा। वही प्रतिरोध का सबसे पहला कदम है। और दूसरा कदम मैं मानता हूँ कि ये जो मास्टरमाइंड है, जो सारा धन सारी संपत्ति अपने हाथों में लेते जा रहे हैं और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और मैं मानता हूं कि इनमें और इनके गुलाम जो बन गए हैं बाकी जो शारीरिक काम से अपनी
अपना गुजारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चला नहीं पा रहे हैं, उनके बीच की दूरी को थोड़ा कम करना जरूरी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि हमारे देश में बहुत लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको शिक्षा की जरूरत है। मैं पहले ये कहूँगा कि जिनको हम अनपढ़ और जाहिल कहते हैं, सबसे पहले हम उनके पास बैठ के उनकी बात तो सुने कि वो बोल क्या रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी सोच क्या है, विचार क्या है। हम ये पाएंगे कि उनके पास सारी जानकारी। असलियत ये हो सकता है कि उनको ये नहीं मालूम होगा कि एक सॉफ्टवेयर कोड कैसे लिखा जाता है, या शुद्ध हिंदी या अंग्रेजी में वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जीवन के बारे में और तमाम चीजें जो जीवन में जरूरत पड़ती हैं उनके बारे में जो जानकारी है। और एक मानते हैं कि सभ्यता का मतलब ये होता है कि जो शहर में रहता है, या ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, गांव तरफ भी शहर सभ्यता है, लेकिन जंगल जो आता है हमारे भाषा में जंगली कहा जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि जंगली जो है सभ्य नहीं है। असली बात यह है कि सबसे सभ्य लोग जंगल में ही रहते हैं, जो जंगल में सदियों से रहते हुए भी वो जंगल को बचाए रखे, जबकि शहरी आदमी ने सारे जंगल को खत्म कर दिया। आज पर्यावरण का मुद्दा हम देखते हैं तो शहरी लोगों ने इसको खत्म किया, और औद्योगिकरण के कारण ये पूरा विश्व में जो आज क्लाइमेट चेंज की समस्या आई है, इनके कारण है। तो ये जिनको हम बुद्धिमान मानते आए हैं, जिनको होशियार मानते आए हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो इनको हम होशियार कैसे मान लें? तो हमको ये करना पड़ेगा कि जो अपने आप को होशियार कहते हैं और जिन्होंने सत्ता हासिल कर ली है, इनको चुनौती हमको दूसरी तरह से भी देनी पड़ेगी कि हमको ये बताना पड़ेगा कि ये इतने होशियार नहीं, ये खुदकुशी करने के लिए निकले हैं और हम सबको भी साथ में मिटाने के लिए निकले। क्योंकि इनका जो लोभ है और इनका जो सत्ता का लोभ है, धन का लोभ है, और इनकी जो अनैतिकता है, इसके चलते पूरा विश्व हमारे सामने भंग होते हुए नजर आ रहा है, समाज बिखरते हुए नजर आ रहा है। मतलब ये सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। इन्होंने जितने सारे नियम कानून थे वो खुद इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि जनतंत्र होने के कारण लोग चुनौती देते हैं। जैसे हमारे देश का संविधान है जिसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन इसको नजरअंदाज करते आए गए। तो पिछले 70 साल से मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसी भारतीय सरकार नहीं रही है जिसने संविधान को सही तरीके से लागू करने की कोशिश की। और आज तो हम ये देख रहे हैं कि चूंकि इस संविधान के जरिए भारत की आवाम के बहुत सारे तबकों को कुछ हक हासिल हुए हैं पिछले 60 साल, तो जो राज करने वाले हैं, जो सत्ता में हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ और उच्च कोटि के मानते हैं, उच्च जात के मानते हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि इस संविधान को ही इनको ध्वस्त करना है। वो कह रहे हैं कि ये कानून वगैरह या जो नियम लिखे गए हैं, ये सिद्धांत जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, इनको हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि भारत देश की स्थापना जो है तब हुई थी जब रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान थे। तो उनकी जो मंदिर का जो शिलान्यास इन्होंने किया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, वो मानते हैं कि भारतीय परंपरा में एक ऐतिहासिक दिन है जो 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी जो मिली 15 अगस्त के दिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त। तो ये जो चल पड़ा है, इनकी जो होशियारी हमको नजर आ रही है, मैं समझता हूँ कि आम जनता की बातचीत को जितनी तरह से, जितने भाषा के बारे में मैं कहूँगा कि अभी हाल ही यहाँ पे मैं तमिलनाडु में हूँ, तो यहाँ पे एक चर्चा की बात यह है, या लोग काफ़ी गुस्से में हैं कि हिंदी इन पर थोपा जा रहा है या थोपने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसको लेके कुछ अवधारणाएं नहीं हैं, कुछ सही धारणाएं भी हैं कि हिंदी तमिल भाषी लोगों पर या दक्षिण भारत के लोगों पर थोपा जा रहा है। तो उस समय एक बहस का आयोजन किया गया जिसमें मार्कंडे काटजू साहब उसमें हिस्सा लिए थे। तो उसमें ये बात उभर के आई कि हिंदी और अंग्रेजी या तमिल भी हो, इसके अलावा इस देश में बहुत तमाम भाषाएं जिनको हमने कभी पहचाना नहीं। हिंदी पट्टी में ही हम देखें तो तमाम भाषाएं हैं जिनको
हिंदी के लेबल के नीचे उनको धकेल दिया जाता है। मदी हो, भाई हो, चाहे नागरी हो, चाहे सत्या? बुंदेलखंडी हो। हाँ, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। हम लोग इसको थोड़ा कंक्लूड करें। हाँ हाँ, कंक्लूड कर ही रहा हूँ। जी शुक्रिया तो शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, चलिए आप। बस ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो आम जी, जी। जनता की जो जानकारी है उसको समझने की कोशिश करें। ये भी एक प्रतिरोध का एक काम हो सकता है। सबसे पहले उनके शरीर के देखभाल के लिए काम करें, पर उनकी जो आम जनता का जो मन है उसको उभारने में मदद करें। और तीसरी बात मैं ये रखूंगा कि जो सिर्फ अपने दिमाग को चलाकर आमदनी कमाते हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपने शरीर का भी थोड़ा इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसमें मैं खुद अपने आप को भी जोड़ूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके कीबोर्ड पे काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा डायबिटिक और हाइपरटेंसिव वही है। और हम ये देख रहे हैं कि कोरोना उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जो जिनका मोटापा ज़्यादा हो। तो ये समय ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि दिमाग से काम लेने वालों को ज़रूरत है कि वो शारीरिक काम भी करें। और जहाँ तक भारत माता का सवाल है, हमारे वतन का सवाल है, मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हम उस भारत माता को जाके ढूंढने और उससे कुछ चंद सवाल पूछें, कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछें कि भारत माता, आपके पास खाने को खाना है क्या? आपको रहने के लिए जगह है? आपके चिकित्सा के लिए कौन खर्चा करता है? क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? और आप भारत माता से ये भी पूछें कि आप जब रिटायर होंगी तो आपको पेंशन कहाँ से मिलेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या। बहुत गंभीरता से आपने सारी बातें रखी।